प्यारे छात्रों, बायोलॉजी में आज हम अगले पाठ खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति यानी स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में एनहेंसमेंट मीन्स वृद्धि करने की जो स्ट्रेटजीज हैं, स्ट्रेटजीज पर विचार करेंगे, कार्यनीति पर विचार करेंगे। तो इसमें देखिए, विशेष रूप से अगर हम कहें तो पुराने ज़माने में मानव जंगलों में रहता था और वो भोजन के लिए पशुओं का वध करता था और जब बीमार होता था तो बीमारी का उपचार करने के लिए विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों का प्रयोग करता था। लेकिन जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास होने लगा और सभ्यता के विकास में उसने जो उपयोगी पशु थे उनको पालना सीखा और बीजों को उगा करके उसने खेती करना सीखा और प्रकृति के साधनों को अपने लाभ के लिए उपयोग करना शुरू कर दिया। विश्व की जनसंख्या लगातार दिन ब दिन बढ़ रही है, जिससे मनुष्य की भोजन और दैनिक जीवन की जो आवश्यकता की वस्तुएं हैं उनकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है, जिससे प्राकृतिक संसाधन जो सीमित हैं उन्हीं संसाधनों में उन्नत करके उन संसाधनों को प्रत्येक मानव को उन संसाधनों से उसका ज़रूरतें पूरी करनी है। इसमें विशेष रूप से भोजन की जो मांग है उसको पूरा करने के लिए उन्नत पादप प्रजातियां डेवलप की गई हैं। बाकी पशुपालन जो विशेष रूप से पशुधन की वृद्धि की एक प्रकार से एग्रीकल्चर सिस्टम है, ये किसानों के लिए एक प्रमुख वैज्ञानिक और निपुणता की कला है, जिसका संबंध विभिन्न प्रकार के पशुओं, भैंस, गाय, सुअर, घोड़ा, भेड़, ऊंट, बकरी, इन सब के प्रजनन और उनकी देखभाल से जो मानव के लिए लाभदायक हैं उन पशुओं की देखभाल से है। इसके लिए फार्म और फार्म पशुओं का प्रबंधन व्यावसायिक स्तर पर किया गया, जिससे हमारे खाद्य उत्पादन और फार्म प्रणाली में काम आने वाली जो विभिन्न प्रकार की प्रबंधन क्रियाएं हैं उन्हें उपयोग में लाया जाता है और खाद्य उत्पादन
और उसकी आवश्यकता पर बल दिया जाता है। इसके अलावा पशुओं से विशेष रूप से प्राप्त होने की पशुओं का ज़्यादातर उपयोग आजकल के दौर में, क्योंकि पुराने समय में तो पशुओं का उपयोग बहुत सारे कार्य करने के लिए भी किया जाता था, लेकिन आज के दौर में इन पशुओं का उपयोग भोजन के रूप में मांस देने के लिए भी किया जाता है। जैसे मछलियां हैं, मोलस्का हैं, प्रॉन, क्रैब, पक्षी, सुअर, भेड़, बकरी, ये सब मांस प्रदान करने वाले पशु हैं। दूध देने के रूप में कुछ पशुओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट वगैरह, ये दूध देने वाले पशु हैं। कुछ एक आर्थिक महत्व के भी पशु हैं, जैसे मुर्गी पालन, जो विभिन्न प्रकार से उपयोगी हैं, मत्स्य पालन, रेशम कीट पालन। दूध देने की बात करें अगर हम दूध की, तो भारत में दुग्ध उत्पादन की क्रांति, जिसे श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है, उसके जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है, जिनके पहले प्रयास से केरल के किसानों द्वारा सहकारिता के रूप में दूध के उत्पादन की शुरुआत हुई। आज भारत के सभी क्षेत्रों में अमूल, आपने सुना होगा, बहुत एडवर्टाइजमेंट और वो सब आता है, अमूल के दूध के उत्पाद विश्व स्तर पर विख्यात हैं। इसको हम डेयरी फार्म कहते हैं। पशु प्रबंधन में डेयरी फार्म का प्रबंधन, मैनेजमेंट, मुख्य रूप से दूध देने वाले पशुओं और दूध उत्पादन और उससे अन्य उत्पादों का और उनकी गुणवत्ता का प्रबंधन किया जाता है। दूध उत्पादन का सीधा संबंध उन्नत किस्म के पशुओं के पालन और उनकी देखरेख से होता है। डेयरी फार्म के पशुओं की नस्लों की गुणवत्ता से होता है। डेयरी फार्म के लिए अच्छी नस्ल के पशुओं का चुनाव करना चाहिए। पशुओं को रहने खाने के लिए हरा चारा, पीने के लिए पानी और खाने की जो दूसरी वस्तुएं जैसे खल, चोकर, चूरी, इनकी पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता और पशुओं के रहने का स्थान भी बड़ा साफ होना चाहिए। साफ ही नहीं होना चाहिए बल्कि वो हवादार भी होना चाहिए। डेयरी फार्म में जो कार्य करने वाले लोग हैं, उनके लिए कोई बीमारी ना हो, उनका स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। इसमें और कुछ जो भी दे रखा हो वो आप लोग इसमें पढ़ लें। अब दूसरा प्रबंधन आता है कुक्कुट फार्म प्रबंधन। बत्तख, गीज और कुक्कुट, इन सब के पालने से संबंधित है। कुक्कुट पालन का जो मेन एम है वो विशेष रूप से एक तो मीट और दूसरा अंडा का उत्पाद करके मनुष्य के लिए भोजन की आपूर्ति करना है।
आजकल इसे कुक्कुट पालन को लघु उद्योग के रूप में और बड़े स्तर पर व्यावसायिक रूप में भी मान्यता प्राप्त हो चुकी है। अंडे देने वाले पक्षी मादा मुर्गी और मांस देने वाले पक्षी चिकन, बॉयलर, ये सब अलग अलग फार्म प्रबंधन में रखे जाते हैं। डेयरी उद्योग की तरह ही कुक्कुट फार्म प्रबंधन के लिए भी बढ़िया नस्ल के कुक्कुट हों, सुरक्षित फार्म की परिस्थितियां हों, उन्हें सही सही आहार दिया जाए, उनकी जल और सफाई और स्वास्थ्य की व्यवस्था की जाए। आपने बर्ड फ्लू के बारे में सुना या देखा होगा। जिस समय बर्ड फ्लू फैला था तो पूरे देश में डर का वातावरण पैदा हो गया था और इससे अंडे और चिकन की खपत पर बहुत प्रभाव पड़ा। इस फ्लू को फैलने से रोकना चाहिए, क्योंकि फ्लू जब फैल जाएगा तो कुक्कुट के द्वारा वो मनुष्य में भी आ सकता है और जब मनुष्य में आ जाएगा तो मनुष्य भी उससे अछूता नहीं रहेगा। रानीखेत रोग ये कुक्कुटों में फैलता है, वो भी वायरस रोग है। फॉल पॉक्स ये भी वायरस रोग है। कुछ बैक्टीरियल डिजीज जैसे फॉल टाइफाइड, फॉल कॉलेरा, ये भी सब हैं। कुक्कुटों के रोग नियंत्रण के लिए टीकाकरण कराना चाहिए। इंसेक्टिसाइड्स का जो कुक्कुटों में जूं, खटमल, टिक्स, ये सब बाह्य परजीवी के रूप में इनका खून चूसते हैं, उन सब का नाश करने के लिए कीटनाशक समय समय पर छिड़कते रहना चाहिए। कुक्कुटों में कुछ अंतः परजीवी होते हैं, जैसे राउंड वर्म है या टेप वर्म है, तो उन्हें कुक्कुटों को इन सबसे अंतः परजीवियों से बचाने के लिए बर्मीसाइड भी देना चाहिए। अब बात आती है पशु प्रजनन की। पशुपालन का एक महत्वपूर्ण पहलू पशु प्रजनन है, जिसका मुख्य उद्देश्य पशुओं के उत्पादन को बढ़ाना और उनकी गुणवत्ता में सुधार करना होता है। अच्छी नस्ल का पशु हमें मिल जाए। नस्ल से मतलब होता है पशुओं का वह समूह जो वंश और सामान्य लक्षणों में एक दूसरे के बिल्कुल सेम हो, समान हो, वे सब आपस में एक ही नस्ल के कहलाते हैं। और जब एक ही नस्ल के पशुओं के बीच प्रजनन होता है तो वह अंतः प्रजनन कहलाता है। और जब भिन्न भिन्न नस्लों के पशुओं के बीच में प्रजनन कराया जाता है तो उसे हम बाह्य प्रजनन कहते हैं। प्रजनन की कार्यनीति अंतः प्रजनन में निम्न प्रकार की होती है। और अंतः प्रजनन में एक ऐसे नर और मादा के बीच पहचान की जाती है उनकी। इसमें जो श्रेष्ठ पशु होता है, चाहे वो मादा हो चाहे वो नर हो, उसका प्रजनन कराते हैं।
चूँकि अंतः प्रजनन आइसोगेमी को बढ़ावा देता है, समयुग्मकता को, लिहाजा इस प्रकार की इस प्रकार के प्रजनन में किसी भी प्रकार के पशु में शुद्ध वंशक्रम अगर हम विकसित करना चाहते हैं तो अंतः प्रजनन बहुत ज़रूरी है। ये बात विशेष याद रखनी है कि शुद्ध वंशक्रम बनाए रखने के लिए, विकसित करने के लिए अंतः प्रजनन आवश्यक है। बाह्य प्रजनन, जिन पशुओं के बीच में कोई संबंध नहीं होता और उनके बीच में प्रजनन जब कराया जाता है तो ये बाह्य प्रजनन कहलाता है। इसमें एक नस्ल की या भिन्न भिन्न नस्लों की या भिन्न भिन्न प्रजातियों की बीच में प्रजनन कराया जाता है। जब एक ही नस्ल के भीतर पशुओं के संगम की ये क्रिया बाह्य संकरण कहलाती है। एक ही नस्ल के भीतर पशुओं का आपस में क्रॉसिंग करा दी जाए, उनमें 4-6 पीढ़ियों तक दोनों का कोई भी एक ही पूर्वज नहीं होना चाहिए, तब ये बाह्य संकरण कहलाता है। ये विधि ज़्यादातर उन पशुओं के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है जिनकी दूध उत्पादन क्षमता या मांसदायी दर औसत से कम होती है। दूसरा एक संकरण है, इसमें किसी एक नस्ल के श्रेष्ठ नर का दूसरी नस्ल की श्रेष्ठ मादा के साथ क्रॉस कराया जाता है, जिससे जो वांछनीय गुणों का संयोजन आसानी से हो जाता है। अंतः प्रजनन के किसी रूप और चयन के विकल्पी रूप के रूप में इनको प्रयोग किया जा सकता है। तो ये था विशेष बात, पढ़ लें इसमें सब। कल हम शुरू करेंगे मधुमक्खी पालन।